एवरीबॉडी, मैं आमिर अहमद आपको दोबारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जोन रुड़की में। कल हमने IBPS RRB PO और क्लरिकल के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी ली थी। कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है और क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने होते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का आपका नाम है डाटा इंटरप्रिटेशन। और ये टॉपिक आपका सिर्फ ये नहीं है कि आपके बैंकिंग के एग्जाम में आता है। बैंकिंग के एग्जाम में थोड़ा मेजरली आता है, पर अगर आपका SSC का एग्जाम हो, आपका रेलवे का एग्जाम हो, आपका UP SI हो, उत्तराखंड SI हो या डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये बढ़िया लेवल का एग्जाम आता है, टॉपिक आता है आपका। अगर मैं डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं, बेसिकली आपका ये दो शब्दों से मिलकर बनाएगा, डाटा और एक इंटरप्रिटेशन। डाटा देखो, हम लोग है ना सब डाटा से घिरे हुए हैं। डाटा कुछ नहीं होता, हमारे आसपास का जो भी डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है यानी नंबर के फॉर्म में होता है, वो आपका डाटा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास की बात करूं, किसी क्लास में फॉर एग्जाम्पल 50 बच्चे बैठे हुए, इस 50 में से भैया कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ आप ही गर्ल्स होंगी। मैं कह देता हूँ कि 2-3 के अनुपात में है, यानी 2 3 5, 5 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 10, यानी 20 और 30। 20 बॉयज़ हैं और 30 गर्ल्स। ये एक डाटा हो गया, यानी डाटा आपका क्या होगा, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को बताना आपका डाटा हो गया। इंटरप्रिटेशन का मतलब कुछ ही नहीं होता। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, अगर इंग्लिश शब्द की बात करूं तो मतलब होता है अपना मतलब समझना। यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी आपको डाटा दे रखा है उसका मतलब समझना, उसे इंटरप्रेट करना और उसे ऑब्जर्व करके जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आपको आंसर करना होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे हम शॉर्ट में DI कहते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके 3 कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन परसेंटेज, सेकंड इज रेशो, थर्ड इज आपका एवरेज। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें परसेंटेज के यूज़ होते हैं, कुछ रेशो के यूज़ होते हैं और कुछ आपके एवरेज के यूज़ होते हैं। और एक और बात करना भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहा है साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलना, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ समझाने से या आपको देखने से ये समझ में नहीं आएगा, नोट्स कर लेना। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, आपको समझ में आए। सबसे पहले परसेंटेज देखिए। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। 2 क्वांटिटी है, एक आपकी क्वांटिटी A है और दूसरी क्वांटिटी आपकी B है। अगर A की वैल्यू 5 है और B की वैल्यू 4, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं A B का कितना परसेंट, यहीं पर अगर मैं दूसरा पूछूं B A का कितना प्रतिशत है, और एक और चीज मैं आपसे पूछ लूं A B से कितना प्रतिशत कम या अधिक, चीजों को समझिएगा। A B का कितना प्रतिशत है, B A का कितना प्रतिशत है, A B से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। इंग्लिश वाले टेंशन ना ले। A is what percentage of B, B is what percentage of A and A is what percentage more or less than B, यही बात कही गई है। अब देखिए A B का कितना प्रतिशत है, A कितना है 5, B कितना है 4। B का पूछे यानी B के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना। अब B का पूछे यानी B के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यानी 5/4। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 100 से गुणा करते हो बेसिकली, यानी इसे काट दिया, ये 125 हो गया। अगर यही सेम कॉन्सेप्ट रखूं तो B A का कितना प्रतिशत है, भैया B है 4, A का पूछा है यानी 5, 4/5 गुना 100 यानी 5 से काट दिया 20, 20 चौक 80%। यही बात होगी ना भाई, और थोड़ी कुछ हो सकता है। अब देखिए, ये तो आपको नॉर्मल बात थी, हमने सबने स्कूल में पढ़ा है। अब देखिए A B से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, A B से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। A से अगर मैं बात करूं, B से पूछा है A कितना अधिक है या कम है। A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है, तो मैं 5/4 डायरेक्ट 125 कर दूं? अरे नहीं भैया, क्वेश्चन अलग है, कॉन्सेप्ट भी अलग होगा। 5 4 1 ज्यादा है, B से पूछा है यानी 4, B के रिस्पेक्ट में बात होगी। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये समझ ले, B से पूछा है यानी B के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर इंग्लिश वाले होते तो वहां लिखा होता मोर देन और लेस देन B। ये देन को पकड़िए, इस से को पकड़िए, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1/4 गुना 100 यानी आपका 25%। क्लियर बात?
अगर मैं यहीं पर एक और क्वेश्चन एक और ऐड कर देता कि बी ए से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, बी ए से, बी भैया, और अच्छा 25% कम या ज्यादा, अगर बी की बात, बी से पूछा है ए के बारे में, या ये ज्यादा है यानी 25% मोर या अधिक। अब एक और बात मैंने आपसे कही, अगर उल्टा पूछ लेता तो भैया कितना है, ए कम है किससे, 5 से, 1/5 गुना 100 यानी ये 20% लेस। परसेंटेज का एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ये परसेंटेज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जरा परसेंटेज के बाद आपकी रेशो की बात करते हैं। चलिए रेशो की बात करते हैं। रेशो जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं रेशो क्या होता है। रेशो कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपकी किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपैरिजन होता है, उनके आपस के बीच का रिलेशन होता है। अगर कहीं पर मैं 3 क्वांटिटी की बात करूं, ए रेशो बी रेशो सी, इनका एक रेशो दिया उन्हें 2:3:6, ठीक है, 2:3:6। अगर मैं बात करता हूं ए रेशो बी, भैया ये 2:3 हो जाएगा, यानी बी क्या है, ए का 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स बेसिकली बात। अगर मैं बात करूं ए रेशो सी की, ये कितना हो जाएगा भैया, 2:6। अगर और सिंप्लीफाई करूं 1:3, यानी सी बेसिकली 2 का 3 गुना है। तो एक रेशो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस दो क्वांटिटी के बीच में आपको रिलेशन बताने का तरीका होता है। डीआई में रेशो कैसे यूज होता है भैया, डीआई में रेशो कैसे यूज होता है, एक तो एक और बात, जो भी रेशो में बात होती है वो आपस में को प्राइम होते हैं, दो नंबर्स, दोनों क्वांटिटी जो होंगी वो आपस में को प्राइम होंगे। हिंदी वाले समझे, सहभाज्य, सहअभाज्य होंगी दोनों चीजें, मतलब ये इससे नहीं कटेगा वो उससे नहीं कटेगा, सहअभाज्य होंगी। और यही चीजें हमें आपस में पकड़नी होती है जब हम डीआई पढ़ेंगे। डीआई में हमें जो प्राइम नंबर होता है इसे हमें देखना पड़ता है, इसे हमें ढूंढना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होंगे डीआई का काफी अच्छा डाटा होता है, कभी कभी बड़ा गंदा डाटा आ जाता है, तो उस डाटा में आप पूरा उसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये प्राइम नंबर ही ढूंढना है। क्योंकि देखो भाई, मेरा कहना का मतलब ये है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से एग्जाम नहीं निकलता, आपकी स्पीड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बंदा 1 मिनट में 4 क्वेश्चन करता है और एक बंदा 1 मिनट में 2 ही क्वेश्चन करता है, किसका होगा भाई, 4 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन होगा, 2 वाला कहाँ पीछे रह जाएगा। तो रेशो की बात होगी, और साथ में मैंने आपको बताया एवरेज का, इसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा ये मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। अब जरा देखिए, मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ डीआई क्या होते हैं, जरा समझिए, पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आज कराऊंगा, बाकी डिटेल में हम कल करेंगे। अगर मैं टाइप्स ऑफ डीआई की बात करूंगा कि कितने प्रकार के डीआई होते हैं, समझिएगा, पहला आपका पाई, सेकंड आपका बार, थर्ड आपका टेबल, फोर्थ आपका लाइन, फिफ्थ आपका डुअल, और सिक्स्थ आपका स्पेशल डीआई। इसे डुअल को ही आप लोग कॉम्बो भी कह सकते हैं, इसे मैं अपने हिसाब से कॉम्बो ही कहता हूं। पाई चार्ट, बार चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, डुअल और कॉम्बो और स्पेशल। ये जो स्पेशल होता है ये आपके एग्जाम में जो मेंस होते हैं, खासतौर पर जो आरआरबी पीओ वाले हैं उनके लिए जो मेंस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंस के लिए ज़्यादा यूज होता है। अगर मैं डुअल और कॉम्बो की बात करूँ, कुछ नहीं होता, जो आपके ये 4 ऊपर गिवन है इन्हीं का ये आपस में होता है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, वो पाई और टेबल बना दिया जाए, बार और लाइन बना दिया जाए, बार और टेबल बना दिया जाए, और कुछ नहीं होता। सिर्फ ये चीज़ें होती हैं, वो क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट से। सबसे बढ़िया होता है, सबसे ईजी कर लीजिए आप, क्योंकि आपकी पहली क्लास है तो आपको बिल्कुल ही बेसिक से बता रहा हूँ, तो सबसे पहले हम पाई से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जरा हेडिंग डाल लीजिएगा, नोट जरूर बनाते चलेंगे भाई। पहली हेडिंग आपकी होगी पाई चार्ट। आप में से कुछ लोगों ने एप्पल पाई का नाम सुना है, गोल गोल सी होती है, डिलीशियस होती है, अंग्रेजों का डेजर्ट होता है मिठाई, तो एप्पल पाई के नाम पे से पाई चार्ट बोला जाता है। जो भी मेरे भाई क्रिकेट देखते होंगे उन्हें ध्यान होगा, जब भी कोई बैट्समैन होता है वैगन व्हील पे जो स्कोर वगैरह बनाते हैं वो पूरा का पूरा इसी पे ही बना रहता है। इसे कुछ किसी भी सेक्शन में आप तोड़ सकते हो, 5 6 कितने में भी तोड़ दो। ये मैंने तोड़ दिया, चलो देखो, ये मैंने 4 में तोड़ दिया, ये हो गया 1 2 3 4, मैंने 4 सेक्शन में तोड़ दिया। ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन और ये फोर्थ सेक्शन। इस सेक्शन में कह देता हूँ भैया 30%, इसे मैं 30% कह देता हूँ, ये मेरा हो गया 15% और ये मेरा हो गया 25%। आओ सर, ये परसेंट क्यों लिख दिया? देखिए जो आपका ये पाई चार्ट होता है बेसिकली ये आपका 2 बेस का होता है, एक तो परसेंटेज बेस और एक आपका होता है डिग्री बेस। इस चीज़ को समझिए, परसेंटेज बेस और डिग्री बेस।
पूरा का पूरा ही, अच्छा एक सर्कल ही तो है ये, एक वृत्त, एक गोला, जो भी समझ चाहे समझ, एक सर्कल है। तो जो ये आपका परसेंटेज बेस है, इसकी अगर मैं कंप्लीट वैल्यू की बात करूं, अगर परसेंटेज में कंप्लीट वैल्यू की बात करता हूं, ये तो 100% ही तो होती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, ये 100% है। अगर मैं डिग्री में लेके जाऊं इसी चीज को, तो पूरी की पूरी, अगर पूरे सर्कल की हम डिग्री की बात करें, ये कितना होगा भैया, 360 डिग्री तो होगा। हमारा एबी डिविलियर्स पूरे मैदान पे चौके छक्के मारता है, इसलिए 360 डिग्री। तो अगर मैं इनका रिलेशन निकालना चाहूं कंप्लीट वैल्यू की, तो 100% का मतलब 360 डिग्री नहीं होगा। यानी अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं 3.6 डिग्री नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको कल या परसों जब डिग्री बेस कराऊंगा तो इसकी पूरी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल अगर डबल पाई आएगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी पर ही बेस आता है, ठीक है। तो इसे समझिए, पूरा ऐसा नोट कर लीजिएगा। आज बेसिकली एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, देखिए कोई भी आपका डीआई का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पाई चार्ट का हो, चाहे वो बार चार्ट का हो, चाहे लाइन हो, चाहे टेबल हो, चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले आपको एक लाइन इस प्रकार दिखेगी, स्टडी द डाटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हिंदी में इसका मतलब क्या है भैया, जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, जो भी आपको डाटा दे रखा है, उसे आराम से पढ़िए और जो क्वेश्चंस उसके नीचे दे रखे हैं उन्हें आप आंसर कीजिए। सबसे पहले किसी भी डीआई को सॉल्व करने का जो सबसे पहला जो तरीका होता है वो यही होता है कि इसे समझा जाए। चाहे इसमें आपको 10-12 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड लग जाए, 30 सेकंड भी लग जाए, तो आप सबसे पहले इस डाटा को समझने की कोशिश कीजिए कि डाटा है क्या। चलिए देखिए जरा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर मैं डाटा समझाने की बात करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भैया, 1200 हैं। 4 सेक्शंस हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। बात करूं एमई यानी मैकेनिकल, सीई सिविल, डबल ई इलेक्ट्रिकल, सीएस और यानी कंप्यूटर साइंस। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सीएस एंड एमई। कुछ बड़े बड़े महारथी क्या होता है ना, वो आपको पहले बता देंगे कि आपको 1200 दे रखा है, तो आप है ना एक अलग से टेबल बना लो कि इतनी इतनी परसेंटेज की वैल्यू अलग अलग निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे सीएस और एमई की बात हो रही है, यानी इस पोर्शन की और इस पोर्शन की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है, और ये क्या गारंटी है कि आने वाले क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो क्यों निकालूं भाई मैं, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। मुझे जैसा मेरा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से मैं इंटरप्रेट करूंगा ना। कुछ बेचारे जिन्हें नहीं पता होता कैसे करना होता है, वो अलग अलग निकाल दे, यानी सीएस की वैल्यू अलग निकाल लेंगे, 1200 का 22% ऐसे करके बेसिक वे में। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 12 से 22 में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कर देता हूँ, ये होगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 6 264 रोहित शर्मा का स्कोर। और एमई की बात करूँ, यानी 1200 का 30/100 0000 यानी 360। सीएस और एमई का डिफरेंस पूछा था। यहाँ अगर आप डिफरेंस निकालो तो उसमें 4 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 15 में से 6 गया 9, ये आप गया 96। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर थोड़ा लंबा बैठ गया भाई, एग्जाम में ऐसे नहीं करा करते। एग्जाम में क्या करते हैं ये समझिए, सीएस और एमई की बात हो रही है और जो भी वैल्यू निकलेगी वो डायरेक्ट 1200 में से निकलेगी। जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपकी डायरेक्ट 1200 में से निकलेगी। तो क्यों ना आप 30% और 22% इसका डायरेक्ट डिफरेंस 8% ना निकाल लो, यानी जो आपका आंसर होगा वो 1200 का 8% होगा, यानी 1200 का ऐसे कहोगे तो 12×8 = 96 नहीं आएगा, 12×8 = 96 आएगा। क्लियरली बात है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट आपका आंसर करें। ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डायरेक्ट करना है, अलग अलग वैल्यूज नहीं निकाली। अलग अलग वैल्यूज निकालोगे बेफिजूल का टाइम खराब करोगे। और एग्जाम में टाइम इज मनी, एग्जाम का लाइफ में भी टाइम इज मनी। जब आपका वक्त बिकने लग जाए तो आप समझ लेना आप सक्सीड कर गए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अभी जो मैंने आपको परसेंटेज का क्वेश्चन बताया, नंबर ऑफ सीई स्टूडेंट्स is what percentage less or more, more का थोड़ा हो गया, more than the number of double E students। हिंदी वालों को, मेरे भाइयों को बता देता हूँ, स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। नंबर ऑफ सिविल स्टूडेंट्स इज व्हाट परसेंट लेस और मोर देन द नंबर ऑफ डबल स्टूडेंट। मतलब क्या है, जो सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा या कितने कम हैं डबल ई के स्टूडेंट से। देखिए जरा, अलग से सिविल की वैल्यू निकालना, अलग से डबल ई की वैल्यू निकालना बेवकूफ़पन है।
अगर आप सी की वैल्यू निकाल लोगे, डबल ई की वैल्यू, आंसर आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं 10-20 साइड आप लैग कर जाओगे मिनिमम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग 1200 का 28% निकालने में भी अटक जाएंगे। तो क्यों ना करा जाए डिफरेंस, यानी लेस और मोर। बात हो रही है सिविल की और आपके इलेक्ट्रिकल की। सिविल है आपका 28%, इलेक्ट्रिकल है आपका 20%। कंपैरिजन किसके बारे में बात हो रही है भैया? देन किसके पास है? डबल ई के पास है। अगर मैं से की बात करता फिर भी डबल ई की बात हो रही, यानी जो नीचे जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगा। डिफरेंस कितना है? 8 का। प्रतिशत में पूछा है, यानी गुणा 100। ये आप काट दो 20 पंजे 100 के बारे में, यानी 40%। भैया सिविल ज़्यादा है ना डबल ई से, 28 है और 20 है, यानी 8% मोर, सॉरी 40% मोर आपका आंसर हो जाए। ये मोर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मोर नहीं देखोगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ जी, देखिए, तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आपसे रेशियो पूछा गया है मैकेनिकल और सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं टुगेदर, यानी जो मैकेनिकल और सीएस है उनका जो स्टूडेंट्स है जो साथ में, उनका रेशो, और साथ में जो सी के स्टूडेंट है उनका रेशो कितना होगा। अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्ट देखो, जो भी वैल्यू निकलेगी वो 1200 का परसेंटेज तो निकलेगा, कुछ भी सर्टेन परसेंटेज जो भी यहाँ दे रखा है उसमें से निकलेगा। अगर सी एस की और मैकेनिकल की बात करूँ, मैकेनिकल 30, सी एस आपका 22, यानी 30% प्लस 22% निकाल सकते हो डायरेक्टली। और दूसरे रेशो की बात करेंगे, यहाँ पे एक सिंगल सी की बात करेंगे, यानी सिंगल सिविल की बात करी गई, ये हो गया आपका 28%। डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं भैया, 30 और 22 52, और ये हो गया आपका 28। यहां पे आ जाएगा आपका आंसर, 4 से काट दोगे 13 7, 13 चौके 52, 7 चौके 28। यहां पर क्या होता है, नॉर्मली ये बड़ा प्यारा प्यारा नंबर था, आपने ये आंसर निकाल दिया, पर जब रेशियो के क्वेश्चन करते हैं डाटा बड़ा गंदा आता है, तो हमें सिर्फ जो रेशियो के क्वेश्चन देखना होता है, ऑप्शंस में हमें प्राइम नंबर ही ढूंढने होते हैं। जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। हाँ जी, देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ मैकेनिकल सी एंड सी एस। जो भी आपके मैकेनिकल के, सी के और सी एस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका औसत यानी एवरेज क्या है। अब देखिए भैया, यहाँ पर 1200 को यूज़ करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है। मैकेनिकल, सी और सी एस, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अब तक डबल ई का यूज़ नहीं हुआ है। मैकेनिकल सी और सी एस की बात करूं तो देखिए 30%, 28% और 22%, अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी। 30%, 28% और 22%, ये टोटल वैल्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है, आपका समेशन और आपका जो नंबर है, यानी कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, यही कही जाती है। अगर सम की बात करूं, ये 1 2 3 इनका सम निकालना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 3। अच्छा, डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया इलेक्ट्रिकल की बात नहीं करेगी, सिर्फ उन ब्रांच की बात करी गई है, तो हम नहीं करेंगे, यानी डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए जोड़ते कैसे हैं, 28 और 22 50 और 30 80, यानी 80/3%। ये एवरेज हो जाएगा। आंसर की बात पूछिए तो 1200 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल नंबर पूछा है। रेशियो का मतलब होता है रेफरेंस में, परसेंटेज का मतलब रेफरेंस में होता है, तो एक्चुअल नंबर पूछा है, यानी 1200 का 80/3%। इस प्रतिशत का मतलब है डिवाइड बाय 100, यानी 80/300। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0, और ये आपका 3 से काट दिया 4 बारी में, 4 अट्ठे, ये आ गया आपका 320 आपका आ गया। देखिए, हाँ जी, देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑफ EC स्टूडेंट्स इज 16 लेस देन नंबर ऑफ C स्टूडेंट्स, फाइंड ECE स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे एक नई ब्रांच बता दी इन्होंने, ECE, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इसमें जो स्टूडेंट्स है वो 16 लेस हैं CE स्टूडेंट्स हैं, यानी जो सिविल के स्टूडेंट्स हैं उससे 16 से ही 2/3% जो स्टूडेंट है वो आपके ECE में आएंगे। अगर मैं बात करूं CE की बात करूं, भैया कितने हैं, 28%। अब आप उस तरह ECE के स्टूडेंट कैसे निकाल दूं? ECE के स्टूडेंट का तो यहाँ कुछ है नहीं, तो 4 ही था, यहाँ 5वां कहाँ से डाटा आ गया, आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ एक्चुअल नंबर की बात हो रही है, तो भैया मुझे उस 1200 को 1200 को यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं CE के स्टूडेंट कितने हैं, भैया 1200 का 28% हो जाएगा। ये सॉल्व करो। अब 12 का 28 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 तरीके हैं, जैसा चाहे आप कैसा करना चाहो।
मेरा जो अपना assumption है वो ऐसा रहता है कि भैया 1200 का 30% देख लो 360 आएगा। अगर आप 1200 का 2% निकालोगे 24 आएगा। 360 में से 24 घटा दिया तो डायरेक्ट 336 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहो वैसे भी कर सकते हो। यानी जो सीई के स्टूडेंट आएंगे वो आएंगे 336। क्लियर बात। ईसीई के जो स्टूडेंट हैं वो 336 का 16 से ही 2/3% कम है। 336 का इतना प्रतिशत नहीं है, इससे कम है। ये होती है भैया फ्रैक्शन 1/6। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं। अगर कम की बात हो तो यहां से इसे घटा दो, अगर ज्यादा की बात होती तो बढ़ा दे, यानी 6 और 1 7। कम की बात हुई यानी 336 का 5/6 कर दो। ये कितनी बारी में जाएगा भाई? 6 पंजे 30, 56, और 56 की 5 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी आ जाएगा आंसर आपका 280। इसमें हल्की सी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और ये ज़रूरी भी है। ठीक है, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। कल नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होगा। पाई चार्ट और डिटेल में करेंगे कल हम आपको, और जो अभी आपके लेक्चर्स है वो कल से डेली आपके रेगुलर चलेंगे। और आप इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।